हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जुनून पढ़ाई का में। तो चलिए, हम लोग जो दिसंबर में सीटेट होना है उसके लिए पैडागोजी के प्रैक्टिस कर रहे थे। हम लोगों ने 4 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी कर लिए हैं। हमने EVS के लगभग 15-16 सेट्स करवा दिए हैं। अगर आप लोगों ने उन्हें नहीं देखा है तो चैनल में प्लेलिस्ट बनी है, आप उन्हें ज़रूर देखें। और एक बात याद रखिएगा, बहुत हल्की सी अब खबर आने स्टार्ट हो गई है कि KV का एग्ज़ाम हो सकता है, यानी कि KVS का एग्ज़ाम हो सकता है इस साल। तो अगर KVS का एग्ज़ाम होता है तो उसमें आपको ये जो भी पैडागोजी के सेट्स हम करा रहे हैं वो आपको बहुत काम करेंगे, बहुत हेल्प करेंगे। तो आप लोग केवल इसको सीटेट के ही लिए नहीं, अगर आप सीटेट एग्ज़ाम क्लियर करके KV के लिए भी ट्राई करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप इसको आराम से देखें, आपको बहुत ही मदद मिलेगी। तो चलिए देखते हैं अपना आज का पहला क्वेश्चन। और इससे पहले आगे बढ़ें, अगर आप लोगों ने पहली बार चैनल को विज़िट किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, वीडियो को लाइक भी कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ मन करे तो इसे शेयर भी करें। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और वही पैटर्न है कि आपको यहाँ पे आंसर और उसके साथ साथ आप जो एक्सप्लेनेशन है वो हमारा मतलब PDF में है, जो कि आपको कहाँ मिलेगी, तो जो हमारा टेलीग्राम चैनल है आप उसको तुरंत ज्वाइन कर लें, वहाँ पे सारी PDF तुरंत ही शेयर कर दी जाती है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए, जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। हिंदी इंग्लिश का इशू नहीं है, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही करवा दिया है इसको हमने। कह रहे हैं कि शिक्षक शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग किसके लिए करते हैं, यानी कि जो टीचर्स होते हैं वो टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स को किस लिए यूज़ करते हैं, आपको यही बताना है। आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है, देखिए आंसर भी दिख गया आपको। तो पहला ऑप्शन है कि विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए, दूसरा कह रहे हैं कि अधिगम को अर्थपूर्ण बनाने के लिए, तीसरा कह रहे हैं शिक्षण जो विधि है यानी कि जो टीचिंग मेथड है उसका अनुसरण करने के लिए, यानी कि जो टीचिंग की मैथडोलॉजी होती है उसका अनुसरण करने के लिए, और लास्ट ऑप्शन है कि इवैल्यूएट स्टूडेंट प्रोग्रेस, यानी जो विद्यार्थियों की प्रगति है उसका मूल्यांकन करने के लिए। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो तो यहाँ देखिए आंसर दे दिए हैं। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा B, यानी कि किसके लिए यूज़ करते हैं, तो अधिगम यानी कि जो सीखना है उसको अर्थपूर्ण बनाने के लिए टीचर्स के द्वारा जो अधिगम सामग्री है उसका यूज किया जाता है। अब देखिए, जो शिक्षण अधिगम सामग्री है उन साधनों को संदर्भित करता है जिसका उपयोग शिक्षकों के द्वारा अर्थपूर्ण अधिगम की सुविधा प्रदान करने के लिए किया जाता है। जो शिक्षण सहायक सामग्री है वो शिक्षण अधिगम कार्यक्रम में मदद करते हैं। ये छात्रों को प्रभावी ढंग से और लंबी अवधि की अवधारणाओं को सीखने और बनाए रखने में तथा शिक्षक के द्वारा पाठ को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने में मदद करते हैं, यानी कि केवल टीचर्स के लिए ही नहीं मददगार होता है। टीचर्स की तो हेल्प हो ही जाती है कि वो जो है जो भी कंटेंट पढ़ा रहे हैं उसका प्रभाव ज़्यादा पड़ता है बच्चों पे। बच्चों को भी मदद मिलती है किस तरह से कि जो बच्चे हैं जो चीज़ें सीखते हैं वो ज़्यादा टाइम तक उनके माइंड में रहता है। ठीक है, तो इसका आंसर हमने देख लिया, ऑप्शन B इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट पे हम लोग मूव ऑन करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है वो क्या कह रहा है। कह रहा है कि ए कमिटीज रिपोर्ट टाइटल लर्निंग विदाउट बर्डन वॉज ऑथर्ड बाय, यानी कि जो कमेटी बनी थी लर्निंग विदाउट बर्डन के नाम से, उस मतलब कि एक कमेटी बनी थी, उस कमेटी का आपको नाम बताना है। उस कमेटी के द्वारा क्या किया गया था, एक प्रतिवेदन दिया गया था जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था लर्निंग विदाउट बर्डन, यानी कि शिक्षा बिना बोझ के। आप लोगों ने ये जरूर सुना होगा ये वाला स्टेटमेंट कि शिक्षा बिना बोझ के, क्या शिक्षा बिना बोझ के, जरूर सुना होगा, क्योंकि उसमें अगर आप लोगों ने DLED किया है तो DLED में भी था, और जो है अगर आप लोगों ने B.Ed में किया होगा तो B.Ed में ही रहा होगा, क्योंकि हमने B.Ed नहीं DLED किया है। पेन में कुछ प्रॉब्लम हो रही है। तो शिक्षा बिना बोझ के जो मतलब कि आया था ना प्रतिवेदन, वो किसके द्वारा जो कमेटी को हेड किया गया था यही आपको बताना है। आपका पहला ऑप्शन है यशपाल, दूसरा है श्री प्रकाश, तीसरा है ताराचंद और चौथा है हमारा मैल्कम आदि शेषैया। ठीक है, तो इसका आंसर तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन B, यानी कि जो ऑप्शन A यशपाल, जो डॉक्टर यशपाल थे इनके द्वारा जो है इस कमेटी को हेड किया गया था। और इन्होंने जो प्रतिवेदन दिया था उसमें बताया था कि जो शिक्षा है वो कैसे बिना बोझ के हो सके। आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों का तो हम नहीं बता सकते, हम जब 6th क्लास में पढ़ते थे, CBSE बोर्ड से 6th क्लास कर रहे थे, उसमें
जितना हमारा वजन था उसका आधा तो किताबें थी। डेली इतनी सारी किताबें लाद के ले जाओ पीठ पे, और कॉपी भी रहती थी, किताबें, ज्योमेट्री बॉक्स, टिफिन, हेन तेन दुनिया भर का नौटंकी। और उसके बाद आते ही थोड़ी दूर ही के लिए ही जो है पैदल आना पड़ता था और एकदम कमर उमर सही हो जाती थी। तो ये जो प्रॉब्लम थी बच्चों को, उसको इन्होंने देखा, महसूस किया, और उन्होंने ये कहा कि भैया कैसे जो एजुकेशन है वो बिना बर्डन के हो सके, बच्चों को इतना भारी भारी बस्ता लेके ना जाना पड़े। देखिए यहाँ पे बताया गया है, लर्निंग विदाउट बर्डन नाम से प्रकाशित एक समिति के प्रतिवेदक या प्रतिवेदन के लेखक कौन थे? तो ये डॉक्टर यशपाल जी थे। समिति को इस बात पर विचार करना था कि शिक्षा के सभी स्तरों पर विद्यार्थियों, विशेषकर जो छोटी क्लास है उनके विद्यार्थियों पर पढ़ाई के दौरान जो पढ़ने वाला बोझ है उसको कैसे कम किया जाए। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कह रहे हैं कि कौन सा शिक्षा दर्शन प्रवर्तित अनुशासन की भर्त्सना, भर्त्सना मतलब क्या होता है? निंदा होता है। क्या होता है? निंदा। ठीक है, तो वही कह रहे हैं कि कौन है जो प्रवर्तित अनुशासन की भर्त्सना करता है और बच्चों की रुचियों के आधार पर सामाजिक अनुशासन की वकालत करता है। आपके पास 4 ऑप्शन है। नेचुरलिज्म यानी कि प्रकृतिवाद, दूसरा है प्रगति नहीं, दरअसल वो प्रकृतिवाद है, दूसरा है आइडियलिज्म यानी कि आदर्शवाद, तीसरा है प्रैग्मैटिज्म यानी कि प्रयोजनवाद, और चौथा है हमारा रियलिज्म यानी कि यथार्थवाद। तो आंसर तो इसका हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि प्रयोजनवाद। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रयोजनवाद। जो प्रयोजनवाद है वही बताता है कि जो एजुकेशन होनी चाहिए वो बच्चों का मतलब कि जो उनकी रुचि है उसके हिसाब से होनी चाहिए। देखिए, जो शिक्षा दर्शन सिद्धांत है इनको एक निश्चित समूह है जो शिक्षा के उद्देश्यों को तैयार करता है। प्रयोजनवाद भी शिक्षा दर्शन प्रवर्तित अनुशासन की भर्त्सना करता है, यानी कि जो प्रयोजनवाद है उसी के द्वारा जो प्रवर्तित अनुशासन है यानी कि अनुशासन में रख करके बच्चों को सिखाया जाए, तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है उसकी निंदा करते हैं, और बच्चों की जो रुचि है उस पर आधारित सामाजिक अनुशासन की वकालत करते हैं। ठीक है, और इस बात की भी वो वकालत करते हैं कि जो करके सीखना होता है वो कैसे ज़्यादा मतलब कि कारगर होता है, और साथ में स्व शिक्षण कौशल, भावात्मक विकास आदि के विकास को कैसे जो है सुनिश्चित किया जा सकता है। अब देखिए, जो शिक्षा का व्यवहारवाद दर्शन है यानी कि जिसे हम प्रयोजनवाद कहते हैं, याद रखिएगा, चाहे प्रयोजनवाद लिखा है चाहे मतलब कि व्यवहारवाद लिखा है, दोनों बात एक ही है। तो इसमें क्या बताया गया है, इसमें आप देखिए कि इनकी स्थापना सबसे पहले किसके द्वारा की गई है? चार्ल्स सैंडर्स पियर्स ने। ठीक है, तो ये डायरेक्ट पूछ लिया जाता है प्रयोजनवाद के प्रवर्तक कौन रहे। तो याद रखिएगा कि जो प्रयोजनवाद है उसके बारे में सबसे पहले जो चर्चा की है वो किसने की है? तो चार्ल्स सैंडर्स पियर्स के द्वारा की गई, और फिर बाद में आगे चल के आप देखेंगे जो विलियम जोन्स और जॉन डीवी हैं इनके द्वारा इसको दुनिया भर में विस्तार से वर्णन किया गया। तो अगर आपसे पूछ लें कि प्रयोजनवाद जो है किससे संबंधित है या कौन है जो प्रयोजनवाद से संबंधित है, और इन तीनों में से किसी एक का नाम दिया हो या एक से अधिक का नाम दिया हो, तो आप उन्हें टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो वो ऑप्शन के हिसाब से आप देख करके उन्हें टिक करिएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। और हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो क्या है? परिपक्वन यानी कि परिक्वन या मैचुरेशन क्या होता है? ठीक है, 4 ऑप्शन है आपके पास। डेवलपमेंटल प्रोसेस यानी कि विकासात्मक प्रक्रिया, एक्सपीरियंशियल मतलब प्रोसेस यानी अनुभवात्मक प्रक्रिया, या सोशलाइजेशन प्रोसेस यानी कि समाजीकरण की प्रक्रिया, या फिर एडजस्टमेंट प्रोसेस यानी कि समायोजन प्रक्रिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो आंसर होगा वो तो हो जाएगा हमारा ए यानी कि डेवलपमेंटल प्रोसेस यानी विकासात्मक प्रक्रिया। आपने एक स्टेटमेंट जरूर सुना होगा कि जो मैच्योरिटी है ना वो आते आते आती है, यानी कि कोई एक दिन में मैच्योर नहीं हो जाता, बहुत समय लगता है। तो ये जो समय लगता है, ये जो आते आते आती है मैच्योरिटी, ये कैसी प्रक्रिया है? क्या वो डेवलपमेंटल प्रोसेस है या फिर एक्सपीरियंशियल मतलब कि प्रोसेस है? तो आप जहाँ मतलब कि याद रखिएगा कि ये कैसा प्रोसेस है? डेवलपमेंटल प्रोसेस है, यानी कि एक विकासात्मक प्रक्रिया है। ठीक है, चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका। तो जो हमारा परिपक्वन है वो कैसी प्रक्रिया है? एक विकासात्मक प्रक्रिया है जो किसी व्यक्ति के निहित लक्षणों या क्षमता को उजागर करने को क्या करता है? संदर्भित करता है। ठीक है, अब देखिए परिपक्वता एक जैविक प्रक्रिया होती है। आपसे पूछ सकते हैं कि ये कैसी प्रक्रिया है, तो याद रखिएगा एक जैविक प्रक्रिया है, और इसके साथ ही यह आनुवांशिकता और पर्यावरण के मध्य जो अंतर संबंध है उसके माध्यम से भावनात्मक, मानसिक और शारीरिक रूप से परिपक्व होने की एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए देखेंगे हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5।
ये वाला क्वेश्चन हम पहले भी करवा चुके हैं, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्या है, कह रहे हैं कि यदि कूट निम्न प्रकार से दिया गया है, और ये जो कूट दिया हुआ है आपके सामने है, आपको कुछ करना नहीं है, बस आपको अगर ये पता हो कि जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है उसका सीक्वेंस क्या है, यानी कि जो ब्लूम के द्वारा वर्गीकरण किया गया है उसको किस सीक्वेंस में किया गया है, आपको उसी का सही क्रम पहचानना है। तो पहले पे ज्ञान दिए हैं, दूसरे पे समझ, तीसरा विश्लेषण, चौथा अनुप्रयोग, पांचवे पे जो है आप देखिए कि संश्लेषण और मूल्यांकन। तो टोटल 6 ही उन्होंने दिया हुआ है, आपको उन्हीं छवों की पहचान करना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, यानी कि ABCDFG। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले तो ज्ञान आएगा, दूसरे पे क्या आएगा, दूसरे के बाद समझ आएगा, तीसरे पे आएगा हमारा अनुप्रयोग, चौथे पे आ जाएगा विश्लेषण, पांचवे पे आएगा संश्लेषण, और लास्ट में फिर आएगा मूल्यांकन, इवैल्यूएशन, या फिर जो फीडबैक टाइप का होता है ना, वही है मूल्यांकन। ठीक है, तो इसमें जो है आपने देखा इवैल्यूएशन सबसे लास्ट में आएगा और जो नॉलेज है वो सबसे पहले आएगा। तो आंसर तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। तो चलिए, जो ब्लूम का वर्गीकरण दिया गया है उसके बारे में कुछ जान लेते हैं। देखिए, जो बेंजामिन ब्लूम थे, इनका जो टाइम पीरियड है ये देखिए 1913 से 1999, और ये कहाँ के थे, ये आपको याद रखना है, ये एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। कहाँ के थे, तो ये अमेरिका के थे, और इनके द्वारा 1956 में क्या किया गया, 1956 में एक पुस्तक पब्लिक की गई, और वो पुस्तक कौन सी थी, वो पुस्तक का नाम था टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, और इसी पुस्तक में इस वर्गीकरण को दर्शाया गया था, और ये इसको क्या कहा गया, तो इसको कहा गया ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। ठीक है, और आगे देखिए कि वर्तमान की जो शिक्षा प्रणाली है, अभी हमारे यहाँ जो शिक्षा प्रणाली चल रही है वो इसी ब्लूम की टैक्सोनॉमी पर ही मतलब कि आधारित है। और आप जानिए कि क्यों ऐसा कहा जा रहा है। तो जो मतलब कि अध्यापक होते हैं वो क्या काम करते हैं, जो अध्यापक हैं सबसे पहले वो जो बच्चे होते हैं उनसे जुड़े हुए ज्ञानात्मक, बोधात्मक और क्रियात्मक उद्देश्यों का चयन करते हैं, और ये सब कहाँ से लिया गया है, तो ये सब ब्लूम की टैक्सोनॉमी में बताया गया है। ठीक है, अब देखिए ज्ञानात्मक पक्ष के लिए ब्लूम का जो वर्गीकरण है उसका सही क्रम क्या है, तो सबसे पहले वो बच्चे को क्या होगा, किसी भी चीज़ का ज्ञान होगा, फिर बच्चा उसको समझेगा, फिर उसके बाद उसका अनुप्रयोग करेगा, उसके बाद विश्लेषण करेगा, देन संश्लेषण करेगा, और लास्ट में फिर वो मूल्यांकन करेगा। तो ये फिर जो है आप इसका आंसर हो जाएगा। इसको याद रखिएगा, ये क्रम कई बार पूछ लिया गया है। ब्लूम का जो ज्ञानात्मक पक्ष है उसका क्रम कौन सा है, ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण एंड मूल्यांकन। ठीक है, और ये केवीएस में पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखिएगा, केवीएस में ये क्वेश्चन पूछा गया है। जो विभिन्न एग्जाम्स होते रहते हैं जहाँ पे पेडागोजी आती है, उन सारे एग्जाम्स के पेपर को अगर सॉल्व कर लिया जाए तो पेडागोजी हमारी काफ़ी इजी हो जाती है सीटेट की। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहे हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परफॉर्मेंस टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस, यानी कि कौन सा बुद्धि का निष्पादन परीक्षण नहीं है। आपके पास 4 ऑप्शन है एज ऑलवेज। पहला है कि कैटल का सांस्कृतिक जो है निरपेक्ष परीक्षण, दूसरा है कार्नेल कॉक्स स्केल, तीसरा है भाटिया बैटरी परीक्षण, और चौथा है हमारा कोह का ब्लॉक डिजाइन परीक्षण। तो आंसर आपको दिख भी रहा है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा वाला नहीं होगा, यानी कि जो कार्नेल कॉक्स स्केल है ये नहीं होगा, और बाकी जो भी दिए हुए हैं वो सारे हो जाएंगे। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए, जो बुद्धि का निष्पादन परीक्षण है इसको मतलब कि गैर मौखिक यानी कि नॉन वर्बल बुद्धि परीक्षण के रूप में जानते हैं, जबकि ये ऐसा परीक्षण है जो चित्रों और आरेखों जैसे दृश्य जानकारी को समझने और व्याख्या करने की जो मतलब कि शिक्षाएं हैं उनकी क्षमता का आकलन करता है। ठीक है, कैटल का जो संस्कृति निरपेक्ष परीक्षण है, भाटिया बैटरी परीक्षण तथा कोह का जो ब्लॉक डिजाइन परीक्षण है, ये सभी बुद्धि का निष्पादन परीक्षण है। कि कौन कौन से हैं, तो कैटल का निरपेक्ष परीक्षण, दूसरा भाटिया बैटरी परीक्षण, और कोह के द्वारा जो ब्लॉक डिजाइन परीक्षण किया जाता है, ये सभी किससे संबंधित है, तो ये सभी के सभी बुद्धि के निष्पादन परीक्षण से संबंधित हैं। जबकि जो कॉर्नेल बॉक्स स्केल है ये एक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है, क्योंकि यह शब्दों में व्यक्त जो अवधारणा और समस्याएं हैं इनको समझने और विद्यार्थी की समझने की जो क्षमता है उसका आकलन करने पर जोर देता है। अतः ये निष्कर्ष निकाल नहीं सकते हैं कि जो कॉर्नेल कॉक्स स्केल है ये बुद्धि का निष्पादन परीक्षण नहीं है, जबकि ये किसका परीक्षण है, तो ये शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है,
जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, कह रहा है कि निम्नांकित में से कौन सा व्यक्तित्व मापन का प्रक्षेपण परीक्षण है। ठीक है, व्यक्तित्व मापन का प्रक्षेपण परीक्षण कौन सा है। आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है मिनीसोटा बहुपक्षीय व्यक्तित्व तालिका। दूसरा क्या है हमारा मतलब कि समाज मिति परीक्षण। तीसरा आप देखिए शब्द साहचर्य परीक्षण। लास्ट में है बेल्स एडजस्टमेंट इन्वेंटरी, यानी कि बेल का जो समायोजन तालिका है वो। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आंसर तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, क्या, शब्द साहचर्य परीक्षण। ठीक है, चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जो मनोविज्ञान में प्रक्षेपण शब्द है, इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ मतलब कि साधारण सा अर्थ होता है साधारण रूप से व्यक्ति के सम्मुख उद्दीपक स्थिति क्या की जाती है, प्रस्तुत की जाती है, तथा फिर उसे ऐसा मतलब कि अवसर प्रदान किया जाता है कि वो व्यक्ति अपने व्यक्तिगत जीवन से इसको सीख सके। प्रक्षेपण शब्द का प्रयोग जो है वो किसके द्वारा किया गया था, तो जो प्रक्षेपण शब्द है वो सर्वप्रथम सुप्रसिद्ध मनोविश्लेषणवादी के द्वारा, जिनका नाम था सिगमंड फ्रायड, ठीक है, इनके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। कब किया गया था, 1849 में। तो ये जो हमारा शब्द साहचर्य परीक्षण है, या जो शब्द साहचर्य है, ये सबसे पहले किसके द्वारा जो है दिया गया है, या ये कहें कि जो प्रक्षेपण होता है ना, ये शब्द किसके द्वारा दिया गया है, तो जो प्रक्षेपण शब्द है उसको सबसे पहले जो दिया है वो सिगमंड फ्रायड ने दिया है। कब दिया है, 1849 में। ये अपने आप में इम्पॉर्टेंट हो सकता है कि जो हमारा मतलब कि प्रक्षेपण शब्द है वो किसके द्वारा दिया गया, तो सिगमंड फ्रायड के द्वारा दिया गया। और कब दिया गया है, 1849 में। अब देखिए व्यक्तित्व मापन की जो ये विधियां हैं, इनमें आपको कौन कौन सा मिलेगा, तो व्यक्तित्व के जो मापन की विधियां हैं उसमें आपको टैट परीक्षण मिलेगा, शाही परीक्षण मिलेगा, और सैट मतलब कि कैट इसको दरअसल बोलते हैं। तो ये तीनों परीक्षण हैं जो व्यक्तित्व के मापन की विधियां होती हैं। ठीक है, तो आगे देखिए, आगे आप देखिए जो हमारे रोज़ेनविक हैं, हमको लगता है इसमें कुछ तो गड़बड़ हुआ है। ये जो रोज़ेनविक परीक्षण है ना, ये दरअसल इसमें का नहीं है, ये कहीं और का है, इसमें छपा गया है। तो आप इसको याद रखिएगा। इतना जितना हमने बताया है कि जो मनोविज्ञान है इसमें जो प्रक्षेपण का अर्थ होता है साधारण रूप से व्यक्ति के सम्मुख उद्दीपक जो है वो प्रस्तुत किया जाता है, और उसे ऐसा अवसर प्रदान किया जाता है कि वो अपने व्यक्तिगत जीवन से जो भी संबंधित छिपी हुई बातें हैं उनको उन परिस्थितियों के माध्यम से प्रकट कर सके। और सबसे पहले इस शब्द का जो प्रयोग है वो किनके द्वारा किया गया है, तो प्रक्षेपण शब्द का जो प्रयोग है वो सर्वप्रथम 1849 में सिगमंड फ्रायड के द्वारा किया गया है। ठीक है, तो इतना आप याद रखिएगा। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। ये जो है ये काट दे रहे हैं, ये किसी काम का नहीं है आपके। जो हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 8, वो क्या कह रहा है, आप देखिए। कह रहे हैं कि निम्नांकित में से किसके परिणामों के आधार पर उपचारात्मक शिक्षण जो है वो भली भांति संचालित किया जा सकता है। कौन सा मतलब कि शिक्षण, तो उपचारात्मक शिक्षण की बात यहाँ पे की जा रही है। आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला कौन सा है, पहला देखिए अचीवमेंट टेस्ट यानी कि संप्राप्ति परीक्षण, दूसरा है संचयी अभिलेख, तीसरा है निदानात्मक परीक्षण, और चौथा है नॉर्म्स यानी कि मानक। तो आंसर क्या होगा, आंसर तो हो जाएगा अपना ऑप्शन सी यानी कि निदानात्मक परीक्षण। क्या हो जाएगा, निदानात्मक परीक्षण इसका आंसर हो जाएगा। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो जो हमारा एक्सप्लेनेशन है, निदानात्मक परीक्षण का अर्थ होता है बालक का अधिगम संबंधी जो कठिनाइयां हैं उसको पहचानना, यानी कि बालक को सीखने में क्या प्रॉब्लम हो रही है उसको पहचानना ही निदानात्मक परीक्षण कहलाता है। अब देखिए, कठिनाइयों को दूर करने के लिए उपचारात्मक शिक्षण किया जाता है, यानी कि सबसे पहले आप कठिनाइयों को पहचानिए, उसके बाद वो जो भी कठिनाइयाँ आ रही हैं उसको दूर करने का जो आप प्रयास करेंगे वही कहलाएगा उपचारात्मक परीक्षण या उपचारात्मक शिक्षण। निदानात्मक परीक्षण का कार्य क्या होता है कि बालक जो है, जो मतलब कि ऐसे बालक जो बार बार फेल हो रहे हैं, एक ही क्लास से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, उनके बारे में कह रहे हैं कि अनुत्तीर्ण बालक की जो कठिनाइयां हैं उनको पहचानना और उसका निदान करना, उन्हें दूर करने का जो भी आपसे करते बने वो संभव प्रयास करना। निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या होता है, तो ऐसे तत्वों व गलतियों को खोजना जो विद्यार्थी की विषय विशेष की प्रगति में रुकावट डालती है। ठीक है, और उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य इन रुकावटों को क्या करना है, दूर करना है। अतः निदानात्मक परीक्षण के जो परिणाम होते हैं
इन्हीं के आधार पर उपचारात्मक शिक्षण भली भांति संचालित किया जा सकता है। तो इसको याद रखिएगा, निदानात्मक परीक्षण क्या है, यही, कुछ खास नहीं, बस इतना ही है कि बच्चे में क्या प्रॉब्लम हो रही है, बच्चा अगर बार बार फेल हो रहा है, एक ही क्लास में रह रहा है, या उसको समझने में कुछ कठिनाई हो रही है, तो क्या कठिनाई हो रही है, किस तरह की समस्या से बच्चा ग्रस्त है, उसको आप जानें, समझें और दूर करने का हर संभव प्रयास करें उसकी समस्या को। यही कहलाता है हमारा निदानात्मक परीक्षण। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? कह रहे हैं कि प्राथमिक स्तर पर बाल केंद्रित पाठ्यक्रम का केंद्र बिंदु नहीं होना चाहिए। इसको बहुत ध्यान से देखना है। 4 ऑप्शन है हमारे पास। कह रहे हैं समुदाय जीवन से सुसंगत समायोजन, दूसरा बालक की वैयक्तिकता का सुसंगत विकास, तीसरा कह रहे हैं कि बच्चों की स्वाभाविक रुचियां, अभिरुचियां और क्षमताएं, और लास्ट में है कि बच्चों की आर्थिक लाभ संबंधी योग्यताएं। तो ये डी वाला ही थोड़ा अजीब सा दिख रहा है कि बच्चों का आर्थिक लाभ संबंधी जो भी विशेषताएं हैं, ये तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए इसमें। चलिए देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन, क्योंकि हमने आंसर तो देख ही लिया है। तो आप देखिए, बालक के मनोविज्ञान को समझते हुए शिक्षण की व्यवस्था करना और जो उसकी अधिगम संबंधी कठिनाइयां हैं, इसको दूर करना ही क्या कहलाता है? बाल केंद्रित शिक्षण कहलाता है। ठीक है, यानी कि बालक को केंद्र में रखना है, उसकी क्या प्रॉब्लम्स है, उसको कैसे समझाया जा सकता है, कैसे उसका डेवलपमेंट किया जा सकता है, कैसे उसको सिखाया जाता है। हर वक्त अगर इसी तरीके की चीज़ें हो रही हैं उस जगह पे, तो समझ लीजिए कि जो भी एजुकेशन वहाँ पे दिया जा रहा है वो कैसा है? तो बाल केंद्रित है, यानी कि जो भी चीज़ें सोची जा रही हैं बालक को केंद्र में रख करके सोची जा रही हैं। आगे देखिए, अर्थात बालक की जो रुचियां हैं, प्रवृत्तियां तथा क्षमताएं हैं, उनको ध्यान में रख करके शिक्षा प्रदान करना ही क्या कहलाता है? बाल केंद्रित शिक्षण कहलाता है। बाल केंद्रित शिक्षण में आप देखिए, व्यक्तिगत शिक्षण, समुदाय जीवन से सुसंगत समायोजन, बच्चों की स्वाभाविक रुचियां, अभिरुचियां और क्षमताओं आदि को क्या किया जाता है? महत्व दिया जाता है। प्राथमिक स्तर पर बाल केंद्रित पाठ्यक्रम में बच्चों की आर्थिक लाभ संबंधी योग्यताओं का केंद्र बिंदु कोई मतलब की बात यह नहीं होती है, बल्कि इसमें बालक की रुचि, आवश्यकता और जो उनकी योग्यता होती है ना, उस पे जो है ध्यान दिया जाता है। अब देखिए, बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। सबसे पहले तो जो पाठ्यक्रम है, यानी कि जो सिलेबस है, सिलेबस वो बच्चों के जीवन के उपयोगी होना चाहिए। ठीक है, दूसरा पाठ्यक्रम जो है वो पूर्व ज्ञान पर आधारित होना चाहिए, और तीसरा पाठ्यक्रम जो है वो बालक की रुचि के अनुसार होना चाहिए। चौथा क्या होना चाहिए कि जो पाठ्यक्रम है, यानी कि जो सिलेबस है, वो बालकों के मानसिक स्तर के अनुसार होना चाहिए। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो यही है। पता चला फर्स्ट क्लास का बच्चा है, आप उसको 4th क्लास की चीज़ें बता रहे हैं, तब तो वो सब मतलब सारी की सारी चीज़ें उसके माइंड के ऊपर से निकल जाएंगी ना। तो सबसे ज़्यादा ध्यान देने की क्या ज़रूरत है? जो बच्चे का जो मानसिक स्तर है उसके अनुसार चीज़ें होनी चाहिए, उससे हाई क्लास की नहीं होनी चाहिए। और सबसे ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट बात और है कि पाठ्यक्रम में व्यक्तिगत भिन्नता को भी ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि विद्यालयों को समाजीकरण के केंद्र के रूप में मानते हैं, क्योंकि ये बच्चों की सहायता करते हैं। कैसे सहायता करते हैं, किस रूप में सहायता करते हैं, यही आपको बताना है। आपने जरूर पढ़ा होगा कि जो विद्यालय होता है ना, वो समाजीकरण का केंद्र बिंदु होता है, क्योंकि बच्चा जो है मतलब घर परिवार से निकल करके जब समाज का अनुभव करने की बारी आती है, तो सबसे पहले अनुभव वो विद्यालय में ही करता है। आस पड़ोस में तो आस पड़ोस जो है ना, वो मतलब परिवार के अंतर्गत ही आ जाता है, लेकिन समाज को वो देखने के लिए सबसे पहले कहाँ जाता है? जहाँ पे उसको समाज दिखता है, विभिन्न विभिन्न प्रकार के लोग दिखते हैं, अलग अलग जगह से आए रहते हैं, अलग अलग मतलब धर्म को, अलग अलग कास्ट से बिलोंग करते हैं, तो वहाँ पे जो समाज बनता है, उसी समाज में बच्चा सबसे पहले जा कर के चीज़ें सीखता है। तो इसी वजह से उसको समाजीकरण का केंद्र बिंदु कहते हैं। आपको बताना है कि बच्चों का ये जो समाजीकरण है उसमें विद्यालय किस तरह से भूमिका निभाते हैं। ठीक है, पहला ग्रो एज सिटीजन्स, यानी नागरिकों के रूप में विकसित होने में। दूसरा क्या है? दूसरा आप देखिए कि मूल्यों और परंपराओं को ग्रहण करने में। तीसरा समाज में अपनी मतलब की भूमिका के प्रति सजग होने में। और चौथा कह रहे हैं ऐसा ज्ञान प्राप्त करने में जिससे वो समाज को समझ सके। अब अगर आप देखें तो सारे के सारे जो मतलब स्टेटमेंट्स हैं या जो भी ऑप्शंस दिए हुए हैं, सारे ऑप्शन सही हैं, लेकिन एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें
सारे अन्य ऑप्शन समाहित हैं। और वो ऑप्शन कौन सा है? वो है हमारा ऑप्शन सी, यानी कि बिकम अवेयर ऑफ देयर रोल इन सोसाइटी, यानी समाज में अपनी भूमिका के प्रति सजग होने में। तो इसी में आप देखिए कि नागरिक के रूप में विकसित होना और मूल्य परंपराओं का ग्रहण करना तथा ज्ञान प्राप्त करना जिससे वो समाज को समझ सके, ये सारी चीज़ें हमारा जो तीसरा स्टेटमेंट है उसमें समाहित हो जा रही हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि जो विद्यालय है वो समाजीकरण का केंद्र बिंदु माना जाता है, क्योंकि ये बच्चों की मदद करते हैं समाज में अपनी भूमिका के प्रति सजग होने में। तो ये देखिए विद्यालय जो है वो शिक्षा का महत्वपूर्ण, श्रेष्ठ तथा सक्रिय साधन होता है। बालक के समाजीकरण में विद्यालय की एक इम्पॉर्टेंट भूमिका होती है। बच्चे जो है ना वो विद्यालय जाने का अर्थ विकास करना, मतलब कि बच्चों के लिए विद्यालय जाने का अर्थ विकास करना होता है। क्या होता है? तो अगर बच्चा विद्यालय जा रहा है तो उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब यही है कि बच्चा जो है या बच्चे के जो घर वाले उनको भेज रहे हैं वो क्या चाह रहे हैं? वो यही चाह रहे हैं ना कि बच्चे का डेवलपमेंट हो, यानी कि क्या हो? बच्चे का विकास हो। तो अगर बच्चा विद्यालय जा रहा है तो उसका अर्थ ही यही होता है कि उसका डेवलपमेंट होगा। ठीक है। विद्यालयों को समाजीकरण के केंद्र के रूप में मानते हैं। क्यों? क्योंकि ये बच्चों की समाज में अपनी भूमिका के प्रति सजग होने में हेल्प करते हैं। विद्यालय समाजीकरण का एक सक्रिय साधन होता है। डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि विद्यालय सक्रिय साधन है या फिर निष्क्रिय साधन है, तो याद रखिएगा विद्यालय जो है वो समाजीकरण का एक सक्रिय साधन है। एक मनोवैज्ञानिक है रॉस, इनके अनुसार बताया गया है कि जो विद्यालय होता है वो ऐसी संस्थाएं हैं जिनको सभ्य मनुष्य के द्वारा इस उद्देश्य से स्थापित किया जाता है कि समाज में सुव्यवस्थित तथा योग्य सदस्यता तथा बालकों को तैयारी में सहायता प्राप्त हो सके। ठीक है। तो ये किनका कथन है? रॉस का कथन है, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10 अपना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मतलब वैसे तो पॉलिटी से है लेकिन एजुकेशन से रिलेटेड है, तो हम लोग इसको चाइल्ड पेडागोजी में देखते हैं। देखिए क्या बताया जा रहा है। कह रहे हैं कि राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रेजेंटली placed as Article 21A instead of Article 45. Now the Article 45 provides for, यानी कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 45, पहले अनुच्छेद 45 था, अभी उसको वहां से हटा करके आर्टिकल 21A में रख दिया गया है। अब अनुच्छेद 45 किससे संबंधित है? तो चलिए देखते हैं। आपके पास 4 ऑप्शन है और पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है हमारा कहाँ गया पहला ऑप्शन? हाँ, 6 से 6 वर्ष की आयु तक बच्चों की शिक्षा और देखभाल। दूसरा 0 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों की शिक्षा और देखभाल। आगे कह रहे हैं कि मतलब कि 14 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों की शिक्षा और देखभाल। और हमारा जो लास्ट ऑप्शन है वो क्या है? 14 वर्ष तक के विद्यालय छोड़ देने वाले बच्चों की शिक्षा और देखभाल। तो जो इसका आंसर होगा वो तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, यानी कि 6 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनकी मतलब शिक्षा और देखभाल। अब देखिए जो हमारा आर्टिकल 45 है वो कहाँ पे है? तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे संविधान का भाग 4 है, भाग 4 जिसको हम कहते हैं राज्य के नीति निदेशक तत्व, यानी कि ये क्या किए गए हैं? तो ये राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं, यानी कि राज्यों को निर्देश दिए गए हैं। ठीक है। तो इसी में जो है राज्यों को निर्देश दिया गया था कि बच्चों को क्या किया जाए? निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया जाए। कब? पहले दिया गया था आर्टिकल 45 के तहत। लेकिन एक मतलब संविधान संशोधन होता है, 86वां संविधान संशोधन। इस 86वें संविधान संशोधन के तहत ये जो 6 से 14 वर्ष तक बालकों की शिक्षा का अधिकार है इसको वहां से हटा करके आर्टिकल 21A में रख दिया गया। कहाँ रख दिया गया? 21A। और ये 21A क्या है? तो हमारे संविधान का जो भाग 3 है जिसमें बात की गई है फंडामेंटल राइट्स की, यानी कि जो मतलब कि हमारे मूल अधिकार हैं जिन्हें हमसे छीना नहीं जा सकता, वहाँ पे ये दे दिया गया है। ठीक है। तो पहले ये जो हमारा 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी, इसके बारे में कहाँ बातचीत की गई थी? तो ये की गई थी DPSP आर्टिकल 45 के तहत। लेकिन एक संविधान संशोधन हुआ मतलब कि 86वां संविधान संशोधन, इसी के तहत इसको वहाँ से हटा करके हमारे मूल अधिकार में मतलब कि वहाँ पे जोड़ दिया गया। तो अब ये हमारा मूल अधिकार बन चुका है, 6 से 14 साल के बच्चों को जो है अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। तो अब जो आर्टिकल 45 है उसमें अब क्या रख दिया गया है? तो उसमें ये प्रोविजन मतलब प्रावधान किया गया है कि जो राज्य है वो 0 से 6 साल के जो बच्चे हैं उनकी हेल्थ और उनकी एजुकेशन का ध्यान रखेगा। तब आप समझ ही सकते हैं 6 साल के बच्चों तक को कौन सा एजुकेशन दिया जाएगा, लेकिन हाँ उनकी हेल्थ जो है उस पर केयर किया जाता है। आप देख रहे होंगे कि
जो छोटे बच्चे आते हैं, मतलब छोटे बच्चे जो होते हैं, उनके लिए गवर्नमेंट के द्वारा दलिया प्रोवाइड की जाती है, चने की दाल दी जा रही है, और भी कई सारी चीज़ें हैं जो बच्चों को प्रोवाइड की जाती है। वो बात अलग है कि प्रधान सब खा जाते हैं, बच्चों तक पहुंच नहीं पाता है। जो आंगनवाड़ी वाले लोग होते हैं, जो मतलब जिनका काम होता है बांटना, वो खा जाते हैं, अपने आपस में ही बांट के सब खत्म कर देते हैं। तो वो सब दूसरी बात है। बाकी गवर्नमेंट जो है वो सजग है, गवर्नमेंट अपना जो कर्तव्य है उसको कर रही है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए एक्सप्लेनेशन क्या है उसको देख लेते हैं। देखिए, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का जो अधिकार है ये आपको कहाँ मिलेगा? तो आर्टिकल 45 से हटा करके अभी आर्टिकल 21A में रख दिया गया है। आर्टिकल जो हमारा 45 है ये 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा का उपबंध जो है वो राज्य के लिए कहता है, ठीक है। और प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा देने का जो है उपबंध या प्रयास करेगा कौन करेगा? तो राज्य के द्वारा किया जाएगा। आप ध्यान रखिएगा, ये काम, ये जो भी निर्देश दिए जाते हैं वो राज्य को दिए जाते हैं, किसी नागरिक को नहीं दिए जाते हैं। इस बात पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है कि जो भी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में चीज़ें हैं वो किसको निर्देश दिए गए हैं? तो राज्यों को निर्देश दिए गए हैं। यानी कि इसमें जो भी चीज़ें बताई गई हैं उसको कौन करेगा? तो उसको राज्य के द्वारा किया जाएगा, राज्य के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। और ये कहाँ से कहाँ तक है? तो हमारा जो आर्टिकल 36 है वहाँ से लेकर के आर्टिकल 51 तक है। चलिए आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक कक्ष में विद्यार्थियों को कुछ नहीं बताया जाता और उन्हें सावधानी पूर्वक बनाए गए प्रश्नों के माध्यम से हल तक पहुंचाया जाता है। वे पास में उपलब्ध पुस्तकों और अन्य सामग्री उपयोग में ला सकते हैं। तो ये जो मतलब कि शिक्षण विधि है ये कौन सी विधि है आपको यही बताना है। तो आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा, ये हमारी ह्यूरिस्टिक विधि है। क्या है? तो ह्यूरिस्टिक विधि। क्या है ह्यूरिस्टिक? थोड़ा गलत लिखा हुआ है, ह्यूरिस्टिक ऐसे लिखा जाएगा। तो ये जो ह्यूरिस्टिक विधि है उसके बारे में यहाँ बताया गया है। तो ह्यूरिस्टिक विधि में क्या होता है कि आपको मतलब जो बच्चे हैं ना उनको स्वयं खोज करके चीज़ों को जो है सॉल्व करना होता है। आपके सामने एक समस्या दी जाएगी, आपको वो जो है सॉल्व करना होगा, सारी की सारी चीज़ें भी आपके पास उपलब्ध रहेंगी, आप उसमें खोजिए और उस समस्या का समाधान निकालिए। चलिए देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। कह रहे हैं कि कक्षा में विद्यार्थियों को कुछ नहीं बताया जाता, उन्हें सावधानी पूर्वक बनाए गए जो भी प्रश्न हैं उन्हीं के माध्यम से हल तक पहुँचाया जाता है। वे पास में उपलब्ध जो भी पुस्तक और अन्य सामग्री है उसको उपयोग में ला सकते हैं। तो यहाँ विद्यार्थियों के द्वारा ह्यूरिस्टिक शिक्षण विधि प्रयोग में लाई जा रही, ठीक है। क्योंकि यह स्वयं यानी कि जो ह्यूरिस्टिक विधि है वो क्या करती है? तो ये स्वयं खोज करने या अपने आप सीखने की एक विधि होती है। इसमें छात्र को स्वयं तथा तथ्यों का अध्ययन, अवलोकन और निरीक्षण करने का अवसर प्रदान किया जाता है और छात्रों से ऐसी उम्मीद की जाती है कि वे अपने प्रयास से सत्य की जांच करें, ठीक है। और इस विधि को अन्य कौन कौन से नाम से जानते हैं? तो खोज विधि या फिर स्वयं ज्ञान विधि के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ह्यूरिस्टिक विधि के अन्य नाम कौन से हैं? खोज विधि तथा स्वयं ज्ञान विधि। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 13। एनसीएफ बड़ा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट उसमें लिखा हुआ है हमारे सिलेबस में। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि जो हमारा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 है, यानी कि जो हमारा एनसीएफ 2005 है उसके बारे में कह रहे हैं कि इसमें जो कक्षा 2 तक के यानी कि एलकेजी, यूकेजी 1-2 तक के जो बच्चे होते हैं उनको होमवर्क जो दिया जाता है उसकी अनुशंसा क्या की गई है उसी के बारे में कह रहे हैं कि कक्षा 3 से प्रति सप्ताह कितने घंटे के गृह कार्य की अनुशंसा की गई। यानी कि जो 0 से 6 मतलब कि ये कहें कि एलकेजी, यूकेजी और 1 तथा 2 इतनी क्लास में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको तो होमवर्क देना ही नहीं है, ठीक है। आगे जो कक्षा 3 के बाद जो है बच्चे होते हैं उनको होमवर्क दिया जाएगा, लेकिन कितने दिन मतलब कितने घंटे का एक दिन में होमवर्क दिया जाएगा ये आपको बताना है। आपके पास 4 ऑप्शन है, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा। तो आप याद रखिएगा कि एक सप्ताह में 3 से यानी कि कक्षा 3 के जो बच्चे होंगे उनको एक सप्ताह में केवल 2 घंटे का होमवर्क दिया जाएगा। पर अभी क्या चल रहा है? अभी आप देखें जो एलकेजी, यूकेजी के बच्चे होते हैं उन्हीं को 4 घंटे का होमवर्क दे देते हैं स्कूल में। बच्चे आने के बाद मतलब खेलना कूदना तो जैसे उनके जीवन से हट ही गया है। तो ये जो प्रोवाइड है, जो एनसीएफ में जो चीज़ें बताई गई हैं वो और जो हमारी जीवन में देखने को मिल रही हैं उन दोनों में ही बहुत अंतराल है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं इसका अपना एक्सप्लेनेशन।
तो देखिए जो हमारा एनसीएफ 2005 है, इसमें कक्षा 2 तक गृह कार्य की अनुशंसा नहीं की गई है, जबकि कक्षा 3 से 5 तक के प्रति सप्ताह 2 घंटे का होमवर्क और कक्षा 6 से 8 तक प्रति सप्ताह 5 से 6 घंटे के होमवर्क की अनुशंसा की गई है। तो ये सब केवल किताबी बातें हैं, मतलब रियल लाइफ में इसका कोई भी संबंध आपको विद्यालय से देखने को नहीं मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहे हैं कि वस्तुनिष्ठ परीक्षण उपयुक्त नहीं है। किसके लिए उपयुक्त नहीं है? पहला है प्रोवाइडिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग आइडियाज, यानी विचारों के विकास और संगठन में। दूसरा है लागत कम करने में। तीसरा है निर्माण की सुगमता हेतु। और चौथा है अनुमान तत्वों से बचाव में। तो ऑप्शन देख ही रहे हैं उत्तर की, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या हो जाएगा? जो वस्तुनिष्ठ परीक्षण होता है ये विचारों के मतलब विकास और संगठन में हेल्पफुल नहीं होता। आप देखेंगे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं ना, जिसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा और 4 ऑप्शन सामने रहेंगे, आपको उसमें टिक करना होता है। तो इसमें ना आपको अपना दिमाग नहीं लगाना होता है। अगर चीज़ें पता है तो पता है, नहीं पता है तो नहीं पता है। आप उसमें बहुत ज़्यादा अपने विचारों को नहीं लिख देंगे। जैसे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्या होते हैं, उसमें जब आप लिखना स्टार्ट करते हैं तो अपने कई विचार होते हैं जो आप उसमें लिख देते हैं। लेकिन अगर जो वस्तुनिष्ठ परीक्षण है वो किया जा रहा है तो फिर आपको वहाँ अपने विचार बिल्कुल लागू नहीं करने हैं। जो दिया गया है उसी में से आपको क्वेश्चंस का आंसर चूज करना होता है। ठीक है, तो आप देखिए जो वस्तुनिष्ठ परीक्षण है विचारों के विकास और संगठन में उपयुक्त नहीं होता है, क्योंकि यह छात्रों की भाषा शैली, भाव अभिव्यक्ति, निबंध लेखन आदि का परीक्षण नहीं करता है और उन्हें एक सुसंगत तर्क में भी प्रस्तुत नहीं करता। और ये परीक्षण जो है छात्रों की कमियों तथा कठिनाइयों का पता लगा करके उनके निदान का प्रयास करता है। तो ये जो है इस तरह से चीज़ें यहाँ पे होती हैं। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि जो बच्चे हैं उनकी भाषा का विकास हो, वो अपने भावों को व्यक्त करना सीख सकें, तो आपको क्या करना है, आपको वस्तुनिष्ठ चीज़ें नहीं करवानी है बल्कि सब्जेक्टिव चीज़ें करवानी है, जिसमें बच्चे अपने जो विचार हैं उनको खुल करके प्रयोग कर सकें। तो ये रही आज की अपनी क्लास। आई होप आप लोगों को क्लास समझ आई होगी। अगर क्लास समझ आई है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना मत भूलिएगा। पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप वहां से पीडीएफ लेकर के एक बार खुद भी पढ़ सकते हैं। आज के जो भी क्वेश्चंस हमने देखे हैं वो केवीएस 2017 या 18 में कहीं पूछे गए थे। केवीएस 2017 में पूछे गए थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। केवीएस में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनको सीटेट आए दिन पूछता रहा है, तो इस वजह से हमने इसको सॉल्व कराया है। आई होप आप लोगों को समझ आई होंगी चीज़ें, और अगर नहीं समझ आई हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपके कोई सुझाव हो तो ऑलवेज वेलकम है आपके कमेंट्स का। तो चलिए फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।